नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश गिरावट बाकी या रिकवरी। इस हफ्ते दर हफ्ते हर रोज़ हम आपके साथ रविवार को मुलाकात करते हैं और हर रविवार को जान समझने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार के लिए अब आगे की दिशा क्या हो सकती है। बीते हफ्ते की बात करें तो दर्द थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ख़ास तौर से शुक्रवार के सत्र में। हालांकि बीता हफ्ता पूरा ही अगर हम देखें तो बहुत उत्साहजनक नहीं रहा और धीरे धीरे हम करते हुए 25,100 के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं अब। तो अभी क्या करना चाहिए और बाज़ार के लिए संकट है क्या, और ये संकट क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आ रहा है या घरेलू स्तर पे कुछ समस्याएं हैं। जीडीपी के नंबर हमने देखे कि फ्राइडे शाम को आते हुए दिखाई दिए। उसका क्या असर होगा आने वाले हफ्तों को लेकर के, यूएस ईरान के मसले को लेकर के क्या कुछ होता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी आशंकाएं हैं और बहुत सारे रिटेलर्स इन्वेस्टर जो हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। अभी बाज़ार में क्या करना चाहिए, इस पर समझने के लिए, जानने के लिए विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप वागला सर। संदीप सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, सीईओ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के। तो सर, आपसे मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जबकि बाज़ार के जो रिटेलर्स हैं वो काफ़ी थोड़े से परेशान हैं, हैरान हैं कि सब कुछ तो हो गया, फिर आखिर में बाज़ार चल क्यों नहीं रहा है। क्या चिंता है बाज़ार के लिए। एफआईआईज भी थोड़े बहुत करके ही सही, उतने बड़े सेलर्स तो नहीं है अब जितने पहले हो रहे थे। फरवरी के महीने में सेलिंग हुई है पर रुक थोड़ी सी थमी है। आपके लिए अभी संकट क्या दिखाई दे रहा है बाज़ार के लिए? देखिए, मार्केट अभी थोड़ा और करेक्ट करेगा। मुझे लगता है कि जब वैल्यूएशन हाई थे हमारे लास्ट 2-3 साल में, जो रैली हुई थी उसके कारण वैल्यूएशन थोड़े हाई थे। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट उम्मीद करता है कि अर्निंग्स काफी तेजी से बढ़ेंगे, और वो अर्निंग्स ऑब्वियसली अगर ग्लोबल स्लो डाउन होगा और इतने सारी अनसर्टेनिटीज आएंगी टैरिफ को लेके, एआई को लेके, और हमारी जो लोकल डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें भी एक तरह का स्लो डाउन है। हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने काफी सारे अटेम्प्ट्स किए हैं, इनकम टैक्स में रियायत दी है, जीएसटी कम किया है, और बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, और इंटरेस्ट रेट भी कम किए हैं आरबीआई ने। तो कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से जारी है, लेकिन एक थोड़ा समय लगेगा अर्निंग्स को रिकवर होने का। और मुझे लगता है मार्केट में वो जो पेशेंस था, वो पेशेंस अभी घट रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट में शायद थोड़ी और एक गिरावट आएगी, जिसे हम कहते हैं करेक्शन, हिंदी करेक्शन, वो आएगा, और उसके बाद अर्निंग्स आएंगी। तो मेरे ख्याल से एक सेटअप बन रहा है जहां पे हमें 2026 में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सोच के कि हम 2029-30 तक इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे। लेकिन वो तेजी कब आएगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मेरे ख्याल से ये निवेश का समय है, ये पैसे गिनने का समय नहीं है। हम्म, ये बात है सर, लेकिन समस्या ये आ रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि सर 2024 से हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक जो है 25 हमने ये सोच के निकाल दिया रिटेलर्स, क्योंकि उन्होंने एक लंबा समय से, जो नए लोग आए कोविड के बाद से, उन्होंने ये दौर देखा नहीं है। तो उनके लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना थोड़ा सा और मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारे पास तो डेली शोज़ होते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उनको अब ये लग रहा है कि और कितना पेशेंस रखें हम। तो आपका सजेशन क्या रहेगा उन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि क्या अभी 1-2 साल 3 साल का नज़रिए के साथ मार्केट के अंदर बने रहना का वक्त है ये? देखिए, इक्विटी एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है, ये तो हम कॉन्सेप्चुअली सब समझते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम मार्केट में आते हैं, लोग रोज एनएवी देखते हैं, रोज स्टॉक प्राइसेस देखते हैं। कुछ लोग, मुझे बताया जाता है कि 3 बार एनएवी की अपडेट करके देखने की कोशिश करते हैं दिन में। तो ये मेरे ख्याल से इंडिया में एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी है, एक इम्पेशंस है, वो हमें थोड़ा कर्ब करना पड़ेगा। और एक लंबे, अगर अच्छा रिटर्न बनाना है, कंपाउंडिंग, जो मार्केट कंपाउंडिंग ऑफर कर रहा है, जो इंडिया की एक सुपीरियर डेमोग्राफी से जुड़ी हुई ग्रोथ स्टोरी है, उसको कैप्चर करना है, तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक वो अमाउंट जो हमें लंबे समय तक नहीं चाहिए। ट्रेड कम करें, इन्वेस्ट ज्यादा करें, तभी आपका पैसा बढ़ेगा। आपका जो सवाल था कि कितना समय वेट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से हमें वेट करना पड़ेगा। और उसमें जैसा कि हमने देखा था कि 2020 से 23 तक बहुत अच्छे रिटर्न आए थे। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हम देखें मार्केट में इंडेक्स लेवल पे, तो मिड कैप्स ने 16% का रिटर्न दिया है लास्ट 15 सालों में। वहीं उसी समय में स्मॉल कैप्स ने 13.5-14 का दिया है, और
लार्ज कैप से थोड़ा कम दिया है, 12% के आसपास। तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स लेवल पे ऐसा ही ग्रोथ आएगा। आप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो अल्फा जनरेट हुई तो और रिटर्न अच्छे आएंगे, उसकी कंपाउंडिंग होगी। तो अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न कमाने हैं, आपको सस्टेनेबल रिटर्न कमाने हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, ना कि ट्रेडिंग पर। ठीक, अच्छी बात कही आपने। थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट पे हम बात जाएं, उससे पहले सर एक आपसे समझना चाहेंगे, मिड कैप के अंदर इस हाल फिलहाल के अंदर हमने देखा पेन ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा देखने को मिला, और वहाँ पर बहुत लोगों के इंडेक्स जो है, भले ही इंडेक्स जो है अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है, हमने निफ्टी में नए हाइज बनते हुए भी देखे, लेकिन उसके बावजूद लोगों के पोर्टफोलियो 30-30 40-40% डाउन है, शेयरों में काफ़ी करेक्शन है। तो सवाल ये उठता है कि अभी क्या करना चाहिए मिड कैप को लेकर के, और दूसरा ऐसी सिचुएशन में आपने ट्रस्ट म्यूचुअल फंड ने एक मिड कैप को लेकर के आपने एक एनएफओ भी लॉन्च किया है, तो ये स्ट्रेटजिकली कितना सही है, और ये टाइमिंग जो है इस पे आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो? बिल्कुल, देखिए हमें इन्वेस्टमेंट उस समय करना है जब मार्केट में थोड़ी गिरावट हो, मार्केट का मूड खराब हो। मिस्टर वॉरेन बफे जो दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर है, वो कहते हैं कि भाई बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो मेरे ख्याल से ये समय काफी अच्छा है। मिड कैप वैल्यूएशंस, जैसा कि आपने खुद ने कहा कि वो काफी मॉडरेट हो गए हैं। पहले 35-36 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड थे, अभी मेरे ख्याल से 25-26 टाइम्स आ गए हैं। तो ये डेफिनेटली बेटर समय है इन्वेस्ट करने का। अ, जैसा कि हमने देखा है कि मिड कैप जो इंडेक्स है, 150 कंपनीज हैं उसमें, जो सबसे बड़ी 100 कंपनियों को हम लार्ज कैप कहते हैं, उसके बाद की जो 150 कंपनियां उसे हम मिड कैप कहते हैं। उस मिड कैप में भी हमने देखा है लास्ट 5 साल में 24 कंपनियां हमारे हिसाब से बढ़कर लार्ज कैप बन गई, और 40-41 कंपनियां गिरकर स्मॉल कैप बन गई। तो जो फंड मैनेजर है, ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, और कोई अच्छा अगर स्टॉक पिक कर सके तो काफी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। हमारी कंपनी का एक ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड है, जिसने लास्ट 14-15 महीने में 10 से 12% अल्फा जनरेट किया है ओवर द इंडेक्स। तो मेरे ख्याल से जो हम कहते हैं कई बार कि स्टॉक पिकर्स मार्केट है, मार्केट करेक्ट हो गया है, तो हमारे जीवन में विडंबना यही है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो पैसा ज्यादा आता है, और जब मार्केट करेक्ट करता है तब पैसा कम आता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स चाहिए तो उन्हें गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक सर, महत्वपूर्ण बात कही। अब सर दोबारा वापस पे बाज़ार पे लौटते हैं और कुछ इंटरनेशनल क्यूज़ पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। एक संकट अभी थोड़ा सा टलता हुआ लगा जब यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को लेकर के फैसला सुनाया, उसके बाद से ट्रंप साहब की तरफ से और नए स्टेटमेंट, और प्लस अब जो सबसे बड़ा डर दिखाई दे रहा है वो यूएस और ईरान को लेकर के है। क्या वहाँ पे टेंशन गहराएगी, नहीं गहराएगी, उसके बाद से क्रूड का क्या होगा, दोनों देशों के बीच ट्रेड डील का क्या होगा, इन सब को लेकर के ये टेंशन कितनी बड़ी लग रही है, और ये आप जब एनालाइज करते हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं इन तमाम चीज़ों को आप? नहीं, मुझे लगता है कि जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स हैं, वो तो एक एआई के लिए काफी बुलिश हो रखे हैं कि वहां प्रोडक्टिविटी गेन्स होंगी, और एआई रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो चल गए हैं काफी, और उस पे बहुत बुलिशनेस है, काफी इंथुजियाज्म है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो यूएस में हो रहा है या ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हो रहा है, मुझे लगता है ये कई मायनों में काफी खतरनाक है लॉन्ग टर्म अर्निंग्स के लिए। एक यूएस की जो इकोनॉमी है, वो इसी बेसिस पे है कि किसी के पास, किसी एक व्यक्ति के पास ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो। जैसे कि उनकी जुडिशरी है, प्रेस है, कांग्रेस है, एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट है, सबके पास थोड़ा थोड़ा पावर होना चाहिए। लेकिन मिस्टर ट्रम्प उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज एमिनेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जो थोड़ा डेंजरस है। टैरिफ्स भी अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, इससे इन्फ्लेशन आएगा, और इन्फ्लेशन आएगा तो फिर इंटरेस्ट रेट्स नीचे नहीं रह पाएंगे, इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो कम हो सकता है। तीसरी बात, ग्लोबली अगर आप जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ाते हैं और कई फ्रंट्स में आप वॉर ओपन कर देते हैं, तो डेफिनेटली कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, डॉलर पे से लोगों का भरोसा थोड़ा कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि रियल एसेट्स जो हैं, कमोडिटीज हैं, मेटल्स हैं,
इनमें जो प्राइस राइज है वो रहेगी, और ये दर्शाता है कि रिस्क फैक्टर मार्केट में बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट्स थोड़ा अंडर परफॉर्म करेंगे, और ये रिस्क अभी तक पूरी तरह से बिल्ड नहीं हुआ है मार्केट में। हम्म। अच्छा सर, आपने कहा कि अभी मेटल के अंदर कीमतें और बढ़ सकती हैं। प्रीशियस मेटल को लेकर के क्या व्यू है? हमने देखा कि अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया जब हमने देखा सिल्वर के अंदर तेज़ी आ रही थी। ये क्या, इस पे आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? और क्या अभी ये रैली कंटिन्यू होती हुई जो अभी थमती हुई दिखाई दी है वो और बढ़ेगी अभी गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस? देखिए, गोल्ड सिल्वर बहुत ही छोटी अवधि में बहुत तेजी से बढ़ गए, तो एक साइडवेज करेक्शन आ सकता है, टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम फंडामेंटल फैक्टर्स का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड हैं, और जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि यूएस डॉलर से हट के थोड़ा इन्वेस्ट करें। और उसी चलते जब तक ट्रम्प की पॉलिसीज डिसरप्टिव रहेंगी, दुनिया को विभाजित करने में लगी रहेंगी, और केवल यूएस इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगी, तब तक मुझे लगता है कि मेटल्स में, प्रेशियस मेटल्स में रैली चलती रहेगी। जो बड़े निवेशक हैं दुनिया में, वो चाहेंगे कि ऐसे एसेट्स खरीदें जहां डॉलर पे प्रभाव कम पड़े। तो मेरे ख्याल से रैली चलेगी। लेकिन कई बार देखा है हमने, जैसे एक बार मैंने देखा था कि सिल्वर 80 से $120 बहुत कम समय में चला गया था। वो टिपिकली होता है जब मार्केट में स्पेकुलेटिव एलिमेंट बढ़ जाता है। तो जो हमारे साधारण इन्वेस्टर हैं, वो जो गोल्ड या सिल्वर खरीद रहे हैं, तो उनको बचना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा तेजी से भाव पड़ता है, तब उन्हें उस टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर आप पेशेंटली, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से एक पोर्टफोलियो का एक अच्छा हिस्सा 10-15% तक आप गोल्ड, सिल्वर या मेटल्स में लगा सकते हैं। ठीक और सर। ये मेरे ख्याल से रैली चलेगी, 1-2 साल तक चलेगी। साल 2 साल तक अभी सोने चांदी में रैली और ज़्यादा बढ़ सकती है, मेटल की कीमतों में तेज़ी और बढ़ सकती है। सर, आखिरी के जो 5-7 मिनट हैं उसमें हम चाहेंगे भारतीय बाज़ार, भारतीय सेक्टर्स को लेकर के थोड़े से आपकी राय हम जानना चाहेंगे। सर, आईटी जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे, आई को लेकर के बड़ी जो है एक सरदर्द जो है वो दुनिया भर के बाज़ारों के लिए बन के आया है, ख़ासतौर से आईटी सेक्टर के लिए। भारतीय आईटी कंपनियों का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बड़ा पेन देखने को मिला। हालांकि बीते हफ्ते के अंदर, आखिरी के 2 दिन के अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी रही है, लेकिन क्या जो दिग्गज भारतीय आईटी कंपनियां हैं, या फिर आप लोगों का एक्सपोजर क्या आईटी में आप लोग कम कर रहे हैं, या रिटेलर्स जो हैं क्या उनको कम करना चाहिए, जो लोग डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आईटी को लेकर के आपका व्यू अभी क्या है? देखिए, हम तो आईटी पे अंडरवेट ही थे काफी। 2 साल से हम अंडरवेट हैं। हमारा ये मानना है कि अगर हम नेक्स्ट 8-10 साल का व्यू लें, तो आईटी कंपनीज अंडर परफॉर्म करेंगी ब्रॉडर मार्केट्स को। सी, ऐसा नहीं है कि आईटी कंपनीज के बिजनेस में कोई बहुत ज्यादा गिरावट आएगी, लेकिन जो इन्वेस्टर का जो एंथुजियाज्म है और एक्साइटमेंट है, वो डेफिनेटली कम हो गया है। तो इनको ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। और हमारी आईटी कंपनीज ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में थोड़े पीछे रह गए हैं। हमने लोगों को पैसा वापस कर दिया है, और जहां पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए था, तो हमारा वो जो यूएस का या बाकी दुनिया में जो रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है, या उनका जो एक इकोसिस्टम है, वो डेफिनेटली नहीं है। अब हो सकता है कि आईटी कंपनीज उभर के आए और एआई पे कुछ ऐसे एप्स बनाएं, यूजर्स बनाएं, जिससे उनकी बढ़ोतरी हो। बट मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स धीरे धीरे हर रैली में थोड़ा थोड़ा बेचेंगे, ऐड नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो रैलीज हैं, ये डेड कैट बाउंस हैं, और ट्रेंड बेसिस पे अगर आप लंबे समय का अनुमान लगाएं, तो ये अंडर परफॉर्म करेंगे। एब्सोल्यूट लेवल्स पे ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन अंडर परफॉर्म करेंगे। अंडर परफॉर्म करेंगे, एब्सोल्यूट लेवल पे थोड़ा ऊपर आ सकते हैं, लेकिन बाकी बाज़ार के मुकाबले अंडर परफॉर्म ही करेंगे। सर, डिफेंस को लेके काफ़ी बात रही लास्ट वीक पे, अभी चूँकि प्रधानमंत्री खुद भी इजराइल गए हुए हैं, रैली भी रही, फिर अब थोड़ा सा ठंडापन भी देखने को मिल रहा है। ये जो नया सेक्टर निकल के आया है पिछले 1-2 साल में, उस पर आपके म्यूचुअल फंड का और आपका व्यू क्या है? और क्या अभी जो है हमको यहाँ पर बुलिश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, खासतौर से नज़रिया अगर अगले 1-2 साल का हो तो? देखिए, मैं आपको एक थोड़ी आई विल टेक अ स्टेप बैक। हाँ। ये जो सेक्टोरल, कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा सेक्टर अच्छा नहीं है, ये
ये फंड मैनेजर का कॉल होना चाहिए, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर का कॉल नहीं होना चाहिए। बिकॉज फंड मैनेजर्स मार्केट को 20-30 साल से फॉलो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है। तो मेरे ख्याल से ये काम जो है वो फंड मैनेजर बेटर ले सकते हैं। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब देता हूं कि डिफेंस एक लंबे रेस का घोड़ा है, तो इसको हमें हर मोड़ पे इसको नहीं देखना चाहिए। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल तक डिफेंस में इन्वेस्ट करके रखते हैं अच्छी कंपनियों में, तो एक पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसका करेक्शन भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से खुद कोशिश ना करें, ब्रॉड फंड्स में इन्वेस्ट करें। हमारा व्यू बुलिश है इन डिफेंस पे। हम सोचते हैं कि इंडिया को अगर 7-8% पर ग्रो करना है नेक्स्ट 20 सालों तक, तो फिजिकल एसेट्स में इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियलिटी है, और उसमें डिफेंस, रेलवे सभी आ जाते हैं। तो एक मेगा ट्रेंड है जो दर्शाता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स होंगे, इनमें जो कंपनियां हैं वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन हो सकता है कि स्टॉक्स ऑलरेडी काफी हद तक आगे बढ़ चुके हों, तो उसमें करेक्शन आ सकता है। मेरे ख्याल से हम बुलिश हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये जो फंड मैनेजर्स हैं, ये उनका स्पेशलाइज्ड काम है। तो वो हमारे फंड मैनेजर वो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इसमें डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी है कि आउटसाइज रिटर्न्स मिले। ठीक सर। सर, अब ये सवाल उठता है, बात आपकी सही है, ये स्पेशलाइज्ड काम है, फंड मैनेजर करेंगे, बहुत लोग अलग अलग सेक्टर में या म्यूचुअल फंड में लोग निवेश भी कर रहे हैं, हम भी इसको लेकर के लगातार कार्यक्रम करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है कैसा है जो कि इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब अगर एक पोर्टफोलियो बनाना हो अगले 2 साल 3 साल के लिए, फोकस क्या रखें? मतलब जब हम शेयरों का चुनाव करें, ठीक है, वो जो म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं और आपके म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो बना रहा है तो उसके दिमाग में क्या, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, और कैसे आइडेंटिफाई करे, सेक्टर को कैसे तलाशने की कोशिश करनी चाहिए? आप कोई प्रोसेस बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी हाँ, बिल्कुल। एक पहले बड़ी बात कहते हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उसमें बहुत ही उथल-पुथल है, उतार-चढ़ाव हो रहा है पॉलिसीज में। तो आप एक तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में जुड़ी हुई कंपनीज हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो उससे आपका एक ग्लोबल रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। सेंटिमेंट रिस्क रहेगा, लेकिन ग्रोथ का रिस्क कम हो जाएगा आपका। तो जो कंपनीज इंडिया के डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस करती हैं, आप पहली बात तो वो देखें। दूसरा, हम एक टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग यूज करते हैं, जो हमारे प्रमोटर हैं उत्पल सेठ, वो राकेश झुंझुनवाला के साथ में मिलके, वो पार्टनर थे उनके, उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग का, जिसमें हम देखते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, और उससे हमें ऐसा अंदाजा लगता है कि कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए, बने रहना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसमें हम 3-4 चीजें देखते हैं। एक देखते हैं हम कि कंपनी अगर मेगा ट्रेंड में है, वो जो इकोनॉमी में है, जो जिस सेक्टर में है, उसमें अगर एक मेगा ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल आज पहले लोग एफडीज में इन्वेस्ट सेव करते थे, आज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक मेगा ट्रेंड है जो हमें लगता है 15-20 साल तक चलेगा। तो इसमें जो कंपनीज जुड़ी हुई हैं, जैसे टीवी चैनल्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ब्रोकर्स हैं, इनके जो कंपनी को जो इकोसिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, डिपॉजिटरीज हैं, आरटी एजेंट्स हैं, ये सब इनकी बढ़ोतरी होगी। तो मेगा ट्रेंड में कंपनी है तो ग्रोथ पक्की है आपका, निश्चित है। दूसरा, हम देखते हैं कि लीडरशिप कैसी है। अगर लीडरशिप अच्छी है तो वो सही भांति अनुमान लगा सकते हैं कंपनी का प्रॉस्पेक्ट कितना है, इंडस्ट्री का प्रॉस्पेक्ट कितना है, और अब कंपनी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं उससे लाभ उठाने के लिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन फिजिकल एसेट्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। कई बार इन्वेस्टर्स इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। अगर हम देखें दुनिया में जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, गूगल, अमेजॉन और नेटफ्लिक्स, उबर, इनके पास फिजिकल एसेट्स बहुत कम है। इनके पास टेक्नोलॉजी है, इन कंज्यूमर्स जुड़ रहे हैं और इनके कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ये सब जो इंटेंजिबल एसेट्स है, आप थोड़ा इस पे ध्यान दें कि कंपनी की रेपुटेशन बढ़ रही है,
तो उसके बाद उससे उसकी अर्निंग पावर फ्यूचर में बढ़ेगी। और पूरी दुनिया आज उस तरफ बढ़ रही है, हमें भी इस तरह के टेक्नोलॉजी को लगा के स्टॉक्स को इवेल्युएट करना चाहिए। ठीक सर। संदीप सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े और तमाम सेक्टर्स और बाज़ार पर अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए और इस बार का अगर आपने अभी छोटे शेयर ऊंची छलांग नहीं देखा है तो जाइए, कल दोपहर 2 बजे हमने अपलोड किया है छोटे शेयर ऊंची छलांग। इस बार VLA अम्बाला जी हमारी विशेष मेहमान रही हैं, तो बताइए कैसा लगा आपको कार्यक्रम। और बाकी सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे और 1 बजे तो आपके साथ मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।